आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में अक़लियतों को इंसाफ दिलाना मजलिस का मकसद, संघ परिवार और बीजेपी को रोकने अकबर ओवैसी का अज़्म। गुजरात फसादात महलूकिन के वर्सा को नरेंद्र मोदी ने पुरसा क्यों नहीं दिया, अकबर ओवैसी का सवाल। आज़मीन हज के आखिरी 2 काफिले रवाना, हैदराबाद में हज कैंप का इख्तिताम। फेहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज की सहूलत फराहम करने इलेक्शन कमीशन का फैसला, 1 नवंबर से आगाज। और जवाहर नगर में सरखे की वारदात, पुलिस मुलाजिम के घर को बनाया गया निशाना, तिलाई जेवरात और नकद रकम लेकर सारिक फरार। और अब खबरें तफसील से। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस का मुकाबला हमेशा संघ परिवार, उसकी हलीफ जमातों और बीजेपी से रहा है। महाराष्ट्र में भी मजलिस इन ताकतों को रोकेगी। अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस महाराष्ट्र के मुसलमानों को उनका हक दिलाएगी। पेश है इतवार को मुंबई में हुए अकबर ओवैसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस की तफसीली रिपोर्ट। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस बेबाक, बेखौफ और मुखलिस अफराद की जमात है, इसलिए महाराष्ट्र के इंतखाबात में भी ऐसे ही उम्मीदवारों को खड़े किया गया है। जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि एक मजबूत क़यादत भी हो। मैंने ये भी कहा था कि एक मजबूत क़यादत हो, दियानतदार लोग हों, ईमानदार लोग हों, बेबाक लोग हों, निडर लोग हों, जो किसी से न डरे और हक की लड़ाई लड़ते रहे। हम वैसे लोगों को चाहते हैं और हम वैसे ही लोगों को मैदान में उतारे हैं। हम वैसे लोगों की पार्टी है और हम भी बेबाकी के साथ उनकी नुमाइंदगी करेंगे। मुंबई में एक पुरहुजूम मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र हो या हैदराबाद, मजलिस का मुकाबला हमेशा संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना से रहा है और जिस तरह से हैदराबाद में मजलिस ने इन तंजीमों को रोका, उसी तरह महाराष्ट्र में भी रोका जाएगा। हमारा हर वक्त मुकाबला संघ परिवार से रहा है, आरएसएस से रहा है, विश्व हिंदू परिषद से रहा है, हमारा मुकाबला बजरंग दल से रहा है, वीएसपी से रहा है और उनके पॉलिटिकल जो आउटफिट्स हैं, बीजेपी या सेना है, हमारा उनसे मुकाबला रहा है। कहीं पर भी उनकी कुछ भी लहर चलने दीजिए, लेकिन हमने उनके लहर को हैदराबाद में तोड़ा है और हैदराबाद में उनको उठने नहीं दिया है और उसी लहर को हम यहाँ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी तोड़ने आए हैं, तोड़ेंगे और उनको रोकेंगे और कम्युनल फोर्सेस को पावर हासिल करने से हम रोकेंगे। आप कह रहे हैं मजलिस के महाराष्ट्र में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से सेकुलर वोटों की तकसीम से मुताल्लिक सवाल पर कायदे मजलिस ने कहा कि मजलिस के महाराष्ट्र में आते ही 25 साला इत्तेहाद टूट गया और अब यह कहना गलत होगा कि सेकुलर वोट तकसीम होंगे। कौन से वोट तकसीम होंगे, इसका सभी को अंदाजा है। देखिए साहब, बाज लोगों के कदम मुबारक होते हैं, अच्छे होते हैं, बाज लोगों के कदम मनहूस होते हैं, गंदे होते हैं। तो आप बोलिए हमारा कदम कितना मुबारक है कि 25 दिन हुए हमारा कदम रख के महाराष्ट्र में और 25 साल का अलायंस हम तोड़वा दिए। तो ये आप बताइए कि मजलिस के आने से 25 साल की दोस्ती टूट गई, तो ये हमारा काम नहीं है। तो अब कहां से सेक्युलर वोट बट रहे हैं? अब आप खुद सोचिए, इससे कौन से वोट बट रहे हैं? तो हमारा काम कामयाब हुआ या नहीं हुआ, सोचिए। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी को ये एतराज है हमारे यहां आने से, तो 99 में 13 MLAs थे मुसलमान,
99 के बाद 2004 में 11 हुए, फिर 2009 में 9 हो गए। तो क्या 99, 2004 और 2009 में हम थे? क्या हम रेस्पॉन्सिबल है मुस्लिम लीडर्स के कम होने पर? 2014 में एक भी मुसलमान एमपी महाराष्ट्र से कामयाब नहीं हो सका। अगर ये कांग्रेस या राष्ट्रवादी सेक्युलर है अपने आप को कहते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि सेक्युलरिज्म सिर्फ मुस्लिम एरिया से मुसलमान को जिता कर ना बताएं, लाल बाग से एक मुसलमान को जिता कर बताएं, तो मैं समझूंगा कि वाकई में सेक्युलर है। मेजॉरिटेरियन एरिया से जिता के बताइए। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका में 9/11 वाक़े के महलूकीन को खराज पेश करने से मुताल्लिक़ सवाल पर अकबर ओवैसी ने कहा कि वजीर-ए-आज़म का इक़दाम काबिल सिताइश है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि क्या नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कत्ल किए गए बेकसूर मुसलमानों के अफराद खानदान को कभी पुरसा दिया है। बड़ी देर से उठे वो, एक तरफ गुजरात को जलाते हैं, एक तरफ गुजरात में औरतों की इज्जतों को लुटता हुआ खामोश देखते हैं, नरोडा पाडिया को जलता हुआ देखते हैं, बेस्ट बेकरी को लुटता हुआ जलता हुआ देखते हैं, औरतों की इज्जतें इस्मतों को लुटता हुआ देखते हैं, और फिर इशरत जहां का इनकाउंटर भी हो जाता है उनके नाक के नीचे, सोराबुद्दीन का इनकाउंटर हो जाता है, और फिर सारे मुसलमानों का कत्लेआम होता है। उस वक्त ये बात नहीं बोले। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक पर गए, बहुत अच्छा करे, वहां पे जो लोग जो खत्म हुए गए, बहुत अच्छा करे। मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात में जो लोग मरे, क्या उनके घरों पे गए थे ये? क्या कभी गुजरात के मरने वाले मुसलमानों के घरों पर जाकर उनको पुरसा दिए? संघ परिवार से वाबस्ता तंजीमों को तनकीद का निशाना बनाते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि हुब्बुल वतनी का ढिंडोरा पीटने वाली तंजीम आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर पर 1947 और 1950 में कौमी परचम लहराया गया था और फिर 2002 तक आरएसएस के दफ्तर पर कौमी परचम नहीं लहराया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने एक ऐसा दस्तूर तैयार किया था जिसमें मसावियाना हुकूक की बात कही गई थी, लेकिन आरएसएस को यह अब तक हजम नहीं हो पा रहा है। कायदे मजलिस ने कहा कि क्या यह हुब्बुल वतनी है? आज मुसलमानों पर इल्जामात लगाए जाते हैं और उनकी हुब्बुल वतनी को मशकूक समझा जाता है। हिंदुत्व की जो बात करते हैं साहब, क्या बात करते हैं हिंदुत्व की? हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान में कहते हैं कि रहने वाले मुसलमान में भी राम का खून है, फिर कहते हैं कि दरसगाह जो होती है हमारी दीनी मदरसे, वहां पे परचम नहीं लहराया जाता, वहां पे जिहादी जाते हैं। ये इल्जाम लगाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस के दफ्तर पर 1947 और 1950 में हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराए थे। उसके बाद में 2002 तक नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हिंदुस्तान का तिरंगा ये लोग क्यों नहीं लहराए? क्या इस वजह से नहीं लहराए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें सारे लोगों को बराबर का हक दिया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, इसलिए नहीं लगाए थे? आज ये हम पे शक करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हाफिज सईद को छोड़ने वाले कौन थे? यही बीजेपी सरकार थी। और हाफिज सईद से जाकर पाकिस्तान में मिलने वाले भी कौन है? आरएसएस के लोग हैं। अगर कोई मुस्लिम जर्नलिस्ट अगर हाफिज सईद से मिला होता तो शायद वो आज जेल में होता, और इनके लोग मिलते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। वो कौन सा नेशनल इंटरेस्ट था, आज तक नहीं आया। हम तो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंक्वायरी करवाना चाहिए कि कहीं आईएसआई से तो मिले हुए नहीं है, हमको शक है, इंक्वायरी करनी चाहिए। कायदे मजलिस ने कहा कि जापान के दौरे के दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने जापानी हममनसब को हिंदुस्तानी दस्तूर की कॉपी हवाले करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अरे ये आदमी सिर्फ दिखावा करता है, ढोंग करता है। पार्लियामेंट में गए तो पार्लियामेंट के सीढ़ियों पे माथा टेके, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बोलकर, और जब जापान जाते हैं तो भगवत गीता देते हैं। अरे अगर आप
इस मुल्क के वजीर आजम है तो आपको चाहिए कि आप हमारे मुल्क के खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब देना था जापान के वजीर आजम को, जिसमें सेक्युलरिज्म है, जिसमें हर एक को इख्तियार दिया गया। तो आज इनका क्या भरोसा है? महाराष्ट्र में मजलिस की कामयाबी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस वादे और दावे नहीं करती लेकिन अमली इक़दामात करती है। महाराष्ट्र के मुसलमान उनके साथ हुई नाइंसाफियों से काफ़ी नाराज हैं और मजलिस यहां अक़लियतों को उनका हक दिलाने के लिए आई है और इंशाअल्लाह मजलिस इंतखाबात में कामयाबी भी हासिल करेगी और महाराष्ट्र के अक़लियतों को उनका हक दिलाएगी। उम्मीदवारों को टिकट दिया है वो इतने मजबूत है कि मुसलमान इनको वोट देंगे, इस पे आप? हमारी पार्टी मजबूत है, हमारी पार्टी की लीडरशिप मजबूत है, हम मजबूत हैं और हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं और हमसे वाबस्ता जितना कैडर है वो भी मजबूत है। तो हमें उम्मीद है कि बराबर हम कामयाब होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बेजार आ चुके हैं, उकता जा चुके हैं, नाराज हैं इन सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस से कि इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए हैं, सिर्फ तयक़ुनात दिए हैं और एक नई उम्मीद अगर नजर आती है उनको तो वो उम्मीद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की लीडरशिप में नजर आ रही है। और आप लोग देख रहे हैं कि आप बताइए, मैं शोलापुर गया 1.5 लाख का मजमा था, मालेगांव गया 1 लाख का मजमा था, कल मैं जलसा करा मुमरा में 70,000 का मजमा था, औरंगाबाद गया 1,25,000 का मजमा था। तो लोग ये कैसे आ रहे हैं? और हमारे पार्टी में मेरे भाई हम तब्दील होगा, 1 मिनट, तब्दील होगा, क्यों होगा वो भी मैं कहूंगा आपसे। आप लोग जानते हैं कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के सभाओं में, जलसों में पैसे देते हैं, खाने का पैकेट देते हैं, फिर और भी कुछ देते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट भी देते हैं। जी हम वो तो कह रहा हूं, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं ना पैसा लेकर आते हैं, ना ट्रांसपोर्ट चार्जेस लेके आते हैं, ना कोई खाने का पैकेट लेके आते हैं, ये हमारी मोहब्बत में आते हैं। यही बात से मैं कहता हूं कि ये खुद एक सबसे बड़ा सबूत है कि ये वोट में कन्वर्ट होने वाला है। मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुंबई और थाने जिले के 13 उम्मीदवारों का तारुफ भी करवाया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती आज़मीन हज के आखिरी 2 काफिले इतवार को अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो गए। तेलंगाना कांग्रेस के सदर पुन्नाला लक्ष्मया व दीगर कांग्रेसी कादी ने झंडी दिखाकर काफिलों को रवाना किया। इस मौके पर रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शकूर और दीगर भी मौजूद थे। अब तक हैदराबाद से तेलंगाना और आंध्रा के 5,790 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हुए, जबकि कर्नाटका के भी 739 आज़मीन भी हैदराबाद से ही रवाना हुए हैं। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शकूर ने बताया है कि पीर को मुंबई से 73 आज़मीन रवाना होने वाले हैं।
इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राय दहिंदगान को फहरिस्त में नामों के इंदराज की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। 1 जनवरी सन 2015 तक 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले अपने नाम फहरिस्त में इंदराज करवा सकते हैं। इस सिलसिले में इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने शेड्यूल जारी करते हुए बताया है कि 1 नवंबर को फहरिस्त राय दहिंदगान के मसूदे की इजराई अमल में आएगी। 25 नवंबर तक नामों के इंदराज और एतराज़ात भी हासिल किए जाएंगे। 7 ता 24 नवंबर तक ग्राम सभाओं में अवाम की शऊर बेदारी और एतराज़ात हासिल किए जाएंगे। नवंबर की 9, 16 और 23 को पोलिंग बूथ पर खुसूसी मुहिम के जरिए सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट से भी एतराज़ात हासिल किए जाएंगे। 25 दिसंबर को फहरिस्त राय दहिंदगान की अबूरी फहरिस्त जारी की जाएगी, जबकि 5 जनवरी को खतई फहरिस्त भी जारी कर दी जाएगी। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के सैलाब मुतासरा इलाकों का हालिया दिनों दौरा किया, जिसके बाद सदर मजलिस की हिदायत पर 10 अफराद पर मुश्तमिल मजलिसी वफ़द जम्मू कश्मीर के दौरे पर रवाना हुआ और वादी के मुतासरा इलाकों में मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी मोहसिन बलाला व दीगर ने तीसरे रोज़ भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 अफराद पर मुश्तमिल वफद ने इतवार के रोज़ ज़िले बारहमुला सोपोर तहसील की शेर कॉलोनी के बॉयज़ मिडिल स्कूल में मजलिस ने एक तिब्बी कैंप का एहतमाम किया, जिसमें मुकामी रोज़नामा राइजिंग कश्मीर ने इंतज़ामी उमूर में अपना इश्तिराक पेश किया। सोपोर में वाक़ शेर कॉलोनी का इलाक़ा सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ ताहाल कोई सरकारी या गैर सरकारी इमदाद लोगों को फराहम नहीं की गई थी। ताहम मजलिस के वफद ने न सिर्फ यहाँ का दौरा किया, बल्कि यहाँ इतवार के रोज़ तिब्बी कैंप का एहतमाम भी किया गया। मकामी 4 डॉक्टर्स की टीम ने इस तिब्बी कैंप में अपनी खिदमात अंजाम दी। इलाके के लोगों की बड़ी तादाद इस तिब्बी कैंप से रुजू हुई। डॉक्टर्स ने इनकी तशख़ीस के बाद इनमें दवाएं तकसीम की। सोपोर के शेर कॉलोनी में मुनक़्क़िद किए गए इस तिब्बी कैंप से तकरीबन 400 मरीज़ों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। इतवार के रोज़ तिब्बी कैंप में मजलिसी वफ़द ने 50,000 मालियत की दवाएं ज़रूरतमंदों में तकसीम की। वाज़ेह है कि मजलिसी वफ़द ने जुमा के रोज़ श्रीनगर के सैलाब मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए तिब्बी इमदाद मुतासरीन में फराहम करने का आगाज़ किया था। हफ्ते के रोज़ बारामूला के नाराबल इलाक़े में मुनक़्क़िद किए गए तिब्बी कैंप में भी भारी मक़दार में दवाएं लोगों में तकसीम की गईं। बताया गया है कि 3 रोज़ा इमदादी सरगर्मी में मजलिस की जानिब से कश्मीर के सैलाब मुतासरा मुख्तलिफ इलाक़ों में 2703 किलोग्राम दवाएं तकसीम की गईं। कमसिन बच्चों के लिए तवानाई से भरपूर खुराक फराहम करने की गर्ज से मजलिस की जानिब से बच्चों के लिए खुसूसी ग़िज़ाई पैकेट्स भी तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि माह सितंबर के आगाज़ के साथ ही जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश और दरियाओं में तुग़यानी के नतीजे में श्रीनगर के बशमोल जम्मू कश्मीर के कई अज़ला सैलाब से ज़बरदस्त मुतासिर हुए हैं। 300 के करीब अफराद जाँ बहक हुए और अरबों रुपए की मालियत का नुकसान हुआ। ताहम सैलाब के ख़त्म होने के बाद श्रीनगर और दीगर मुतासरा इलाक़ों में लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत का संगीन मसला दरपेश है। मुतासरा इलाक़ों में दवाओं की सख्त क़िल्लत पाई जा रही है। मुतासरीन की इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मजलिस ने फ़ौरी तौर पर अपनी इब्तिदाई इमदाद के तौर पर हैदराबाद से भारी मक़दार में मुतासरीन तक दवाएं पहुँचाने का आगाज़ किया। बताया गया है कि 3 रोज़ा इमदादी सरगर्मी में 2000 से ज़ायद अफराद में मजलिस की जानिब से दवाएं तकसीम की गईं। सदर मजलिस की हिदायत पर रवाना हुए वफ़द ने मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और हैदराबाद पत्थरगट्टी डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के हमराह सोपोर की शेरपोर कॉलोनी और इसके करीब वाक़े सैलाब से शदीद मुतासरा इलाक़ों का तफसीली जायज़ा लिया गया और मजलिसी वफ़द ने मुतासरीन से मुलाकात की। सोपोर में सैलाब के शदीद नुकसानात से 2-4
तिजारत पेशा अफराद ने भी मजलिसी वफद से मुलाकात की और अपने नुकसानात से वफद को वाकिफ कराया। मेयर माजिद हुसैन ने नुकसानात और मुश्किलात से दो चार मुतासरीन को यकीन दिलाते हुए सदर मजलिस का पैगाम दिया कि मजलिस कश्मीरी मुतासरीन के लिए अपनी जानिब से मुमकिना इमदाद फराहम करेगी। देखिए, ये जो मेडिकल कैंप है आज बारामूला डिस्ट्रिक्ट सुपूर के इलाके में यहाँ पे हाथी शाह मेडिकल प्राइमरी स्कूल में रखा गया है। यह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे एक हैदराबाद से टीम आई है, जिसमें मैं, मेरे साथी कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला साहब, तबरेज़ साहब, उबैद साहब यहाँ पे आए हैं। हमारा मनसा और मकसद ये है कि सदर मजलिस की हिदायत पे जो रिमोट इलाके हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं, जहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुँची या ना कोई NGO पहुँचा है, वहाँ पे जाए और मेडिकल इमदाद करें। और हमने कल एक नारबल में एक मेडिकल कैंप किया और आज सुकूर का जो एक मोस्ट सेंसिटिव और रिमोट इलाका है, जो जहाँ पे सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासरीन है, यहाँ पे हमने कैंप किया है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा फ्री मेडिसिन यहाँ पे दी जा रही है। टाइफाइड के लिए वैक्सीनेशंस यहाँ पे दी जा रही है। मजलिसी वफद ने हफ्ते के रोज़ बारामूला के नाराबल इलाके में तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद बारामूला से श्रीनगर के दरमियान मुज़ाफ़ात में वाक़े छोटे छोटे सैलाब से तबाहाल इलाक़ों का भी मुआयना किया और मुतासरीन से मुलाकात करते हुए इनसे अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया और ज़रूरतमंदों में दवाएँ तक़सीम की गईं। मुतासरीन ने मजलिसी वफद से मुलाकात के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इमदादी खिदमात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया, जिनमें मतलब हमने देखा कि दवाइयाँ जो थी वो मुकम्मल इलाजों के लिए नहीं थी और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। प्रेफरेंस यहाँ पे बच्चों को दी गई है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। हम यहाँ पे बहुत ही खुश हैं और यहाँ पे सबों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ इन्होंने लाई है। ये वैसी हैदराबादी टीम है यहाँ पे, तो हम इनसे बहुत ही खुश हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैंप्स तो मतलब सैलाबी दिनों में हुए 1-2 परसों से ही, लेकिन उनमें इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी जिस तरह पे यहाँ पे देखने को मिली। वैसी पार्टीज इस तरह हेल्प लोगों को करे तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। साद साहब का सब साथ की बात है और उनकी तंजीम की बात है। उन्होंने अपने मेयर को यहाँ भेजा और असद साहब पहले खुद आए थे। सर्वे के बाद उन लोगों ने कश्मीरियों के लिए मेडिसिन भेजी है जो कि इतनी है कि कम से कम 2 से 3 हज़ार पेशेंट्स ट्रीट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा एहसान असद साहब इस कौम पे क्या कर सकते हैं। हिस्ट्री गवाह है कि वो कश्मीर और कश्मीरी कौम के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, चाहे वो 2010 की बात हो जब यहाँ हालात ख़राब थे, चाहे पार्लियामेंट में कश्मीर और कश्मीर की कौम की तर्जुमानी की बात हो, वो हमेशा रियलिस्टिक रहे हैं। तो इस मुश्किल की घड़ी में भी असद साहब हमारे साथ कश्मीरी कौम के साथ खड़े हैं और मेडिसिन और अदर रिलीफ फूड मटेरियल हमेशा उनकी तरफ से आता है और आता रहेगा इंशाअल्लाह। मजलिस का इब्तिदाई वफद अपने तयशुदा इमदादी प्रोग्राम के तहत पीर के रोज़ श्रीनगर के गोजगी इलाके में तिब्बी कैंप का एहतमाम करेगा। बताया गया है कि मज़ीद इमदादी सामान श्रीनगर पहुँचने वाला है, जिसके बाद मजलिस की जानिब से जम्मू कश्मीर के दीगर सैलाब मुतासरा इलाक़ों में दवाएँ और दीगर ज़रूरी सामान की तक़सीम का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। तेलंगाना हुकूमत की ख़वातीन सलामती कमेटी सिंगापुर का दौरा करेगी। ये कमेटी 5 ta 8 अक्टूबर सिंगापुर में ख़वातीन की सलामती के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लेगी। कमेटी के कन्वीनर सुनील शर्मा के अलावा महकमा बहबूद व ख़वातीन व अतफ़ाल के सेक्रेटरी पूनम मालाकुंडा और कमेटी के दीगर अरकान भी इस दौरे में शामिल रहेंगे। वाज़ेह है कि कमेटी ने रियासत के मुख्तलिफ शोबेजात के ख़वातीन के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए हुकूमत को 62 सफ़हात पर मुश्तमल एक रिपोर्ट पहले ही पेश कर चुकी है। तेलंगाना में KG ता PG मुफ्त तालीम की स्कीम पर आइंदा साल से अमल करने का हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है। सरकारी स्कूल्स में मेयारी तालीम को फ़रोग़ देने और असातिज़ा के रैशनलाइजेशन के सिलसिले में हुकूमत ने स्कूल्स को बाकायदा बनाने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। इन अहकामात के मुताबिक पहली जमात ता 5वीं जमात तक तालीम के प्राइमरी स्कूल्स में कम से कम 19 तलबा का होना ज़रूरी है
वरना ऐसे स्कूल्स को दीगर करीबी प्राइमरी स्कूल्स में जम कर दिया जाएगा। इस तरह पहली जमात ता 8वीं जमात तक तालीम के अपर प्राइमरी स्कूल्स पर भी यही कवायद का लुज़ूम रहेगा। हाई स्कूल्स में 8वीं जमात ता 10वीं जमात के स्कूल्स में कम से कम 75 तलबा की तादाद होना जरूरी है, वरना ऐसे स्कूल्स को दीगर हाई स्कूल्स में जम कर दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कम से कम 75 तलबा की तादाद का होना जरूरी है। अहकामात के मुताबिक जिस स्कूल में 400 तलबा की तादाद होगी वहां पर एक हेडमास्टर और दो SDT टीचर्स को मुकर्रर किया जाएगा। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने जिला कलेक्टर्स की एक कमेटी भी तश्कील दी है, जिसमें एडिशनल कलेक्टर DEO के अलावा दीगर ओहदेदार इस कमेटी में होंगे। रियासत में कम तादाद वाले स्कूल्स को जम करने के बाद ही असातिज़ा के रैशनलाइजेशन का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। रियासती असेंबली के बजट इजलास के अक्टूबर में तलब करने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर का पहला हफ्ता त्योहार की छुट्टियों में निकल जाएगा। इसके बाद मेट्रोपोलिस कॉन्फ्रेंस के 3 दिन, उसके बाद 11 और 12 अक्टूबर को TRS पार्टी के प्लेनरी सेशन की वजह से अक्टूबर के माह में इजलास तलब करने का कोई आसार नहीं है। बजट की तैयारी के सिलसिले में मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों की टास्क फोर्स टीमें तश्कील दी गई थी, ताहम इन टीमों की जानिब से अब तक कोई रिपोर्ट हुकूमत को पेश नहीं की गई है, जबकि उनको 30 सितंबर तक मोहलत दी गई है। बदकमा त्योहार को सरकारी तौर पर मनाने के हुकूमत के फैसले के बाद ओहदेदार इसमें मसरूफ हो गए हैं। टास्क फोर्स की टीमों की रिपोर्ट के बाद उसको वज़ीर आला की मंजूरी हासिल करने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट साल 2014 और 15 का तखमीना बजट तैयार करेगा। इसके बाद काबीना की मंजूरी और असेंबली इजलास की तवारीख को तय किया जाएगा। बावसूख ज़राए से पता चला है कि नवंबर के पहले हफ्ते में बजट इजलास तलब करने का वज़ीर आला ने इशारा दिया है और अब इस सिलसिले में ओहदेदारों को मुकम्मल तैयारी करने की भी हिदायत दे दी गई है। साबिक वज़ीर DK अरुणा ने कहा है कि PCC सदर का ओहदा हासिल करने के लिए बदकमा त्योहार को कविता पर तनकीद करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि त्योहारों को इलाक़ाई जज्बात का रंग देना भी मुनासिब नहीं है। DK अरुणा ने कहा कि हमारे यहाँ बदकमा त्योहार नहीं मनाया जाता, लेकिन तेलंगाना तहरीक कमज़ोर न पड़ जाए इसी वजह से बदकमा त्योहार को मनाया गया। उन्होंने कहा कि संक्रांति त्यौहार बराबर मनाएंगे, क्योंकि संक्रांति त्यौहार एक कौमी त्यौहार है और हमारी तहजीब का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बदकमा त्यौहार के लिए हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन इसमें किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ सरकारी ओहदेदार इस तकरीब में शामिल हो रहे हैं। त्यौहार के नाम पर सिर्फ फजूल खर्ची हो रही है। रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव ने कहा है कि अगर YSR जिंदा होते तो उनकी हालत भी जयललिता की तरह होती। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जयललिता के खिलाफ सुनाए गए फैसले के बाद बदउनवान कायदीन की आंख खुल जानी चाहिए। उन्होंने वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी से कहा कि उन्हें पुनर्लक्ष्मा के पीछे पड़ने के बजाय KVP रामचंद्र राव की बदउनवानियों को मंजर आम पर लाना चाहिए। VHR ने कहा कि जगन तो जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके पीछे असल आदमी KVP है, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिर्फ गुरुकुल और ऐपा सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, KVP के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तेलंगाना के शहर और देहात को साफ पीने के पानी की सरबराही के लिए वाटर ग्रिड कायम करने के हुकूमत के फैसले पर पीर के दिन सरकारी मोहर लग जाएगी। तफसीलात के मुताबिक रियासत भर में 24 वाटर ग्रिड कायम किए जाएंगे। देही आबी सरबराही के महकमे की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें बताया गया है कि 27,000 करोड़ की लागत से ये 24 ग्रिड तैयार किए जाएंगे। इन ग्रिड्स को गोदावरी, कृष्णा और दीगर रियासतों के ज़खारात से मरबूत किया जाएगा। इस रिपोर्ट पर 29 तारीख को वज़ीर आला के साथ मुनक़दा इजलास में मंजूरी के बाद अमल आवरी का आगाज होगा। मंजूरी मिलने के बाद 90 दिनों के अंदर इस प्रोग्राम के सर्वे को मुकम्मल किया जाएगा और 30 दिन के अंदर उसके डिजाइन तैयार करते हुए टेंडर्स तलब किए जाएंगे। तेलंगाना महकमे बरक़ी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन JAC के नुमाइंदों ने दारुस्सलाम पहुंचकर रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर JAC के लीडर ने बताया कि गुज़िश्ता कई महीनों से तनख्वाहों का मसला दरपेश है। उन्होंने कहा कि उन्हें रास महकमे की तरफ से तनख्वाह अदा की जानी चाहिए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ नुमाइंदगियाँ भी की गई हैं, लेकिन महकमे की जानिब से यकसुई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
मुमताज़ अहमद खान ने उन्हें तयखुन दिया है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से वापसी के बाद उन्हें इस मसले से वाकिफ करवाया जाएगा और हुक्काम से बात की जाएगी। चिंतलमेट सलमान नगर के एक दीनी मदरसे फैजान तैयबा में तलबा को कुरान मजीद और रिहाल की तकसीम अमल में आई। मदरसे के जिम्मेदार ने बताया कि उनके मदरसे में करीब 150 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने दीनी तालीम के फवायद व बरकत पर तफसीली रोशनी डाली। खुद रोजगारी के लिए मुख्तलिफ पेशों में तरबियत देने का झांसा देकर एक शख्स उम्मीदवारों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। मुतासिर अफराद ने मीडिया को बताया कि शिव शंभू सेवा भावी ने संथा की जिम्मेदार अनोज अपनी तंजीम की जानिब से रॉयल डॉन होटल वाक़े नामपल्ली में बगैर शिनाख्ती दस्तावेजात के सेमिनार मुनक़द करता था। वह मुख्तलिफ अशिया घर बैठे तैयार करके रोज़गार हासिल करने के लिए तरबियत देने का लालच दिया करता था। वह मुख्तलिफ कारोबार की तरबियत के लिए 5,000 से 30,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीकस 200 रुपये वसूल किया करता था। उसने जुमा से अखबारात में इश्तिहारात देना बंद कर दिया था। 28 सितंबर को एग्रीमेंट तैयार करने का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन इससे पहले ही वो दिलसुख नगर और सिकंदराबाद के अलावा दूसरे मुकामात से अपने दफातर बंद करके फरार हो गया। मुतासिर अफराद ने सिलसिले में एबिट्स पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। त्रिमाला एनक्लेव फेज 2 जवाहर नगर में मुतसला 2 मकानात में सरखी की वारदात पेश आई है। सर्कल इंस्पेक्टर वेंकट गिरी ने मीडिया को बताया कि सारे कुफल शिकनी के जरिए दोनों मकानों में दाखिल हुए, जिसमें से एक मालिक मकान का ताल्लुक महकमे पुलिस से है। पुलिस ने बताया कि मुतासरा मकान के मालिक हफ्ते के दिन से घर में मौजूद नहीं थे। इस दौरान सारिकों ने न सिर्फ घर में दाखिल होकर तिलाई जेवरात के अलावा दूसरी कीमती अशिया व सामान का सरखा कर लिया, बल्कि घर में बैठकर शराब नौशी भी की। उन्होंने बताया कि दोनों मकानों से सरखा किए जाने वाली तिलाई जेवरात और दीगर अशिया की मालियत का अभी तखमीना नहीं लगाया गया है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। तालीम हासिल करने के लिए शहर आए एक नाइजीरियाई बाशिंदे का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। ज़राए के मुताबिक नामालूम नाइजीरियाई शहरी को उसके साथियों ने नफ्सियात के इलाज के लिए नानल नगर के खानगी दवाखाने में शरीक कर दिया, जहां उसने बरहाना होकर हंगामा खड़ा कर दिया। दवाखाने की इंतजामिया ने लंगारोस पुलिस को इसकी इत्तला दी, लेकिन पुलिस भी उसके पागलपन के हाथों बेबस नजर आई। आखिरकार मुतासिरा शख्स के साथियों ने उसे पुलिस स्टेशन में कपड़े पहना दिए, लेकिन फिर भी उसके पागलपन में कोई कमी नहीं आई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महाराष्ट्र में अक़लियतों को इंसाफ दिलाना मजलिस का मकसद, संघ परिवार और बीजेपी को रोकने अकबर ओवैसी का अज़्म। गुजरात फसादात महलुकिन के वर्सा को नरेंद्र मोदी ने पुरसा क्यों नहीं दिया, अकबर ओवैसी का सवाल। आज़मीन हज के आखिरी 2 काफिले रवाना, हैदराबाद में हज कैंप का इख्तिताम। फेहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज की सहूलत फराहम करने इलेक्शन कमीशन का फैसला, 1 नवंबर से आगाज। और जवाहर नगर में सरखे की वारदात, पुलिस मुलाजिम के घर को बनाया गया निशाना, तिलाई जेवरात और नकद रकम लेकर सारिक फरार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।